एक शानदार ओहदा, उम्दा काम, एक जबरदस्त रुतबा, एक अनोखी पहचान आपके पास भी है। इन सभी पदों को प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर, जिसमें आपको मिलते हैं सीबीआई, इनकम टैक्स मंत्रालय जैसे बेहद ही शानदार पद। आप सभी को एसएससी सीजीएल में 100% सिलेक्शन दिलाने का संकल्प लिए हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए संकल्प बैच, जिसमें आपकी सभी क्लासेस एकदम बेसिक से चल रही हैं। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का संकल्प बैच और दे अपने सपनों को एक नई उड़ान। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करिए एसएससी मेकर ऐप और दिए गए नंबर पे कॉल करें। नमस्कार साथियों, मैं जोगिंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएससी मेकर पर। तो पहली चीज जो आज आपको हेडिंग डालनी है और वो क्या है, वायुमंडल का गर्म व ठंडा होना। वायुमंडल का गर्म व ठंडा होना, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि वायुमंडल गर्म कैसे होता है। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछता है कि वायुमंडल किसके द्वारा या किन विधियों के द्वारा जो है ये गर्म होता है। ठीक है, तो चलो इसमें देखते हैं कि सबसे पहला कौन सा है। तो याद रखिएगा, सबसे पहला है आपका चालन। क्या है? सबसे पहला है आपका चालन, यानी कि कंडक्शन। कौन सी सबसे पहली विधि है? चालन विधि या फिर कंडक्शन विधि। क्या होता है इसमें? इसमें असमान ताप वाली वस्तुओं के बीच में ताप का क्या होता है? ताप का स्थानांतरण होता है। कहने का मतलब यह है, जैसे मान लो ये एक पूरी एक रॉड है, ठीक है, इसे अगर आप यहां से गर्म करते हैं, है ना, तो धीरे धीरे ये गर्म होगी। गर्म से किस ओर? गर्म से ठंडे की ओर जो है ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। यह कहलाती है चालन विधि। क्या कहलाती है? यह कहलाती है आपकी चालन विधि। जैसे अगर देखें तो जैसे आपका ये क्या है? ये क्या है? ये है आपकी हीट कंडक्शन। क्या है? ये है आपका हीट कंडक्शन। इसमें आप क्या देख रहे हैं? इसमें अगर आप नोटिस करें तो आप देख रहे हैं कि है ना, इसमें आप क्या देख रहे हैं? इसमें यह देख रहे हैं कि ये जो आपकी रॉड है ये इधर है आपकी गर्म और यहां से ये क्या है? ये है ठंडा। तो धीरे धीरे इस ओर से इस ओर जो है ये जा रहा है। ये क्या है? ये है आपका हीट कंडक्शन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा आपको जो विधि है, या इसे मैं लिख दूं, याद रखिएगा, मैंने समझा दिया है। असमान, चलो लिख देता हूं ना, बाद में तुमको दिक्कत होगी, ठीक है। क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, असमान ताप वाली वस्तुओं या दो वस्तुओं, के संपर्क में, दो वस्तुओं के संपर्क में आने पर ताप का संचरण, यह क्या कहलाता है? यह है आपका चालन। क्या है? यह है आपका चालन। यह याद रखिएगा। दूसरा अगर देखा जाए आपका, दूसरा क्या है? दूसरा है आपका संवहन। क्या है? दूसरा है आपका संवहन, यानी कि कन्वेक्शन विधि। इस विधि द्वारा भी जो है वातावरण गर्म होता है। इसमें क्या होता है? इसमें यह है कि जब वायु जो है गर्म हो जाती है तो यह लंबवत रूप में ऊपर उठती है, और ऊपर उठते उठते के क्रम में जब ये ठंडी होती है तो धीरे धीरे फिर से नीचे उतरती है, ठीक है। तो जब ये गर्म होने के कारण जब ये ऊपर उठती है ना, तो ये क्या होता है? ये विधि कहलाती है संवहन विधि। कौन सी विधि? ये कहलाती है आपकी संवहन विधि, यानी कि ये, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जो जैसे आप दूध वगैरह गर्म करते हैं तो दूध में अगर आपने देखा होगा कि जो नीचे का हिस्सा है जो गर्म होता है, उसके जो कण है वो धीरे धीरे नीचे से ऊपर आते हैं। और ये आपको पानी में अच्छे से दिखता होगा, दूध में तो ना भी दिखे पर पानी में देखो। पानी में आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जो दूध जो पानी है उसके जो छोटे छोटे अणु हैं वो ऊपर उठना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे गर्म हो जाते हैं, तो गर्म होकर वो ऊपर उठते हैं और ऊपर का जो ठंडा हिस्सा है, अणु जो है वो नीचे आते हैं, फिर वो गर्म होते हैं। यह क्रिया है और वो भी संवहन के द्वारा ही गर्म होता है। सेम ऐसी है आपकी कन्वेक्शन, जिसमें क्या है? जिसमें अगर आप ये देखें तो कुछ यूं है, ठीक है ना। इसमें क्या है? इसमें ये जो है आपका
ये क्या है, ये संवहन द्वारा ऊपर जाना, और ये मतलब ये गर्म का ऊपर उठना और ठंडे का नीचे बैठना। ठीक है, ये है वार्म मॉलिक्यूल्स, ये है कूल मॉलिक्यूल्स। ठीक, ये क्या है, ये कहलाती है आपकी संवहन विधि। ठीक है, क्या होता है, संवहन विधि। तीसरी कौन सी है, तीसरी आपको याद रखनी है, और वो हो जाएगी आपकी विकिरण, यानी कि रेडिएशन। कौन सी है, ये है विकिरण यानी कि रेडिएशन। इसमें क्या होता है, रेडिएशन कौन सी विधि है, तो अगर देखी जाए तो ये है आपकी रेडिएशन। ये क्या है, ये है आपकी रेडिएशन, है ना। क्या होती है ये, चलिए इसके बारे में कुछ लिख देता हूं। जैसे रेडिएशन को क्या कह सकते हैं, तो याद रखिएगा, किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार, किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म ये क्या है, सूर्य से जो किरण निकलती है वो क्या है, वो ऊष्मा है। वो डायरेक्ट जब वायुमंडल या वातावरण में लगती है तो उससे क्या होता है, उससे जो है आपका वातावरण या वायुमंडल जो है ये गर्म होता है। ठीक, आपका इस तरह, जैसे आपने सर्दियों में बॉन फायर देखा होगा, जैसे आप लकड़ी वगैरह जलाते हैं, उसके बाद दूर बैठ के आप उसे सेकते हैं, तो जो ऊष्मा है, जो आग है, ऊष्मा वो विकिरण के रूप में आपके हाथों को टच करती है और आप अपने हाथ या अपने आप को सेकते हैं। तो ये क्या है, ये है आपका रेडिएशन। क्या है, ये है रेडिएशन। इसके द्वारा भी वातावरण क्या होता है, इसके द्वारा भी वातावरण जो है ये गर्म होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चौथा क्या है, चौथा है आपका अभिवहन, यानी कि आपका एडवेक्शन। क्या है, यह है आपका एडवेक्शन। इसमें क्या है, यह है आपका वायु का क्षैतिज संचलन। जैसे जैसे आपने समुद्र जैसे हम आगे अभी देखेंगे, समुद्र समीर और स्थल समीर, उनमें क्या है, उनमें क्षैतिज रूप में जो है ये वायु गति करती है। गर्म जो है ये ठंडे की ओर चलती है ना, मतलब जो भी वायु है ना, या गर्म मॉलिक्यूल हमेशा ठंडे मॉलिक्यूल की ओर चलते हैं, तो गर्म वायु है वो ठंडे की ओर जाएगी। ठीक है, ये याद रखना। इस पवन के बारे में देखेंगे तब हम जो है इस अभिवहन या एडवेक्शन को अच्छी तरह से देख लेंगे। यहां मैं बस इसकी परिभाषा के तौर पर लिख देता हूं कि वायु के क्षैतिज संचलन, वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण या संचरण, ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है, ये अभिवहन कहलाता है। क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका अभिवहन। क्या कहलाता है, यह कहलाता है आपका अभिवहन। कहने का मतलब क्या है, जैसे आपने कई बार देखा हो, जैसे गर्म हवा है, मान लो यूं चल रही है, लू है ना, ये ठंडा एरिया है। जब लू यहां से इस ओर जाएगी तो ये इतने पूरे हिस्से को गर्म करती हुई आगे बढ़ेगी। तो ये क्या करता है, इसमें ताप का स्थानांतरण जो है ना वो क्षैतिज होता है। क्या होता है, ताप का जो स्थानांतरण है वो इसमें कैसा होता है, इसमें क्षैतिज होता है, ये याद रखिएगा। ये वो तरीके हैं जिनसे क्या होता है, जिनसे वायुमंडल गर्म होता है। ये क्या है, ये वो तरीके हैं जिनसे वायुमंडल गर्म होता है। अब एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं वो है पृथ्वी के कटिबंध। कितने, ये क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी के वायुदाब कटिबंध। अगली हेडिंग डाल लीजिए, वायुदाब कटिबंध। कितने होते हैं ये संख्या में है 4। क्या है, ये संख्या में है 4। ये और ये तो कुछ ज्यादा ही छोटा है ना। ये क्या है, ये है आपके 4 कटिबंध। ठीक है,
कहने का मतलब क्या है, एक है ये आपका उष्ण कटिबंध, एक शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी 2, शीत कटिबंध 3 और ध्रुव यानी कि 4। ठीक है, चलो इन सबको देखते हैं एक एक करके। ये क्या है, ये 4 कटिबंध है, वायुदाब कटिबंध। ठीक है, इसी से हम जो आगे पढ़ने वाले हैं पवने, उन्हें देखेंगे। इसी से हम देखने वाले हैं पवन, तो ये याद रखिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अच्छा पहला क्या है, पहला है आपका विषुवत रेखीय, क्या है, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध। मतलब ये है आपका लोअर, ये है आपका हाई, ये है आपका लो और ये है आपका हाई। मतलब लो प्रेशर है ना, मतलब यहां पर है आपका लो प्रेशर, विषुवत रेखा पर होता है लो प्रेशर, यहां पर जो 23.5 डिग्री है यहां पर होगा हाई प्रेशर, यहां होगा आपका लो प्रेशर और यहां होगा हाई प्रेशर। कैसे होगा, क्या होगा, वो हम देखते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम देखते हैं विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध। इसमें क्या है, तो देखो कितने से कितने तक होता है, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ, है ना। ये किसके बीच होता है, ये होता है, पहले मैं इसे डिलीट ही कर देता हूं, इसकी जरूरत है नहीं पहले फिलहाल, है ना, बाद में पड़ेगी, अभी मैं खुद से बना दे रहा हूं। इसे ऐसा समझो, ये पृथ्वी है, ये क्या है, ये है आपका 0 डिग्री। ठीक है, पहला है आपका ये 10 डिग्री, है ना। यहां पर कौन सा प्रेशर बन रहा है, यहां पर प्रेशर बन रहा है लो, निम्न। ये क्या है, ये है आपका लो प्रेशर। ठीक है, क्यों बन रहा है लो प्रेशर, क्या कारण है इसका, तो याद रखिएगा वर्ष भर सूर्य की किरणें यहां पर क्या पड़ती हैं, यहां पर लंबवत पड़ती हैं। देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि आप शॉर्ट में ही समझ सको। वर्ष भर सूर्य की किरणें यहां पर क्या पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण क्या होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया वायुमंडल जो है किन किन विधियों से जो है गर्म होता है। इनमें एक विधि आपने संवहन पढ़ी थी। ठीक है, याद रखिएगा, वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, इसके कारण यहां पर तापमान क्या पाया जाता है, तापमान उच्च पाया जाता है। ठीक है, तापमान कैसा पाया जाता है, तापमान उच्च पाया जाता है, जिसके कारण जब तापमान उच्च है तो यहां पर क्षैतिज पवनें क्या होंगी, देखो क्षैतिज पवनें अनुपस्थित होंगी। क्षैतिज पवनें कब जो है उपस्थित होती हैं, जहां पर ताप में अंतर हो, है ना। जैसे ये दो जगह हैं, मान लो एक जगह ये, एक जगह ये, यहां ये जगह ठंडी है, ये जगह गर्म है, तो यहां से हवा इस ओर चलेगी, तब क्षैतिज पवनें जो है ये विकसित होंगी, है ना, तभी तो क्षैतिज पवनें विकसित होंगी। लेकिन अगर तापमान यहां पर भी लो है और यहां पर भी लो है, दोनों ही जगह उच्च है, तापमान अधिक है, पूरी जगह पर ही तापमान अधिक है, तो ये जो हवा है ये इस ओर चल पाएगी, नहीं चलेगी। बल्कि क्या होगा, बल्कि ये होगा कि हवा गर्म होकर धीरे धीरे ऊपर जाएगी, है ना, और फिर ठंडी होकर नीचे आएगी, तो ये संवहन होगा। क्या होगा, यहां पर होगा आपका संवहन। याद रखिएगा क्या है, यहां पर क्षैतिज पवनों की अनुपस्थिति होती है, क्षैतिज पवनों की अनुपस्थिति। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे जो क्षैतिज पवनों की अनुपस्थिति है ये किस कारण से है, ये है अधिक तापमान के कारण या उच्च तापमान के, अधिक तापमान के कारण। क्या है, अधिक तापमान के कारण ऐसा है, ये आपको याद रखना है। इससे क्या होगा, इससे संवहनीय धाराओं का जन्म होगा, जो मैंने अभी बताया। क्या होगा, संवहनीय धाराओं का जन्म जो है इसके कारण होगा। ठीक, है ना। और इसके कारण क्या होगा, इसके कारण जो आपका 0 डिग्री से 10 डिग्री है, ये क्या होगा, ये शांत होगा, है ना। क्या होगा, इसे कहेंगे शांत कटिबंध या डोल ड्रम। अब कहोगे शांत का क्या मतलब है, कोई भी चीज डिस्टर्ब कब होगी ना, जब हवा सीधे चल रही है। मान लो तुम खड़े हो, हवा बहुत तेज चली, तुम डिस्टर्ब हो गए, है कि नहीं। पर तुम शांति से खड़े हो, जैसे खड़े हो, हवा क्यों, क्योंकि क्षैतिज हवा चली नहीं रही, हवा ऐसी चल रही है, वो उसके ऊपर में बीच के सेम थोड़ी हो, जैसे हवा नीचे तो ऊपर चल रही है। अगर तुम यहां होते तो तुम डिस्टर्ब होते, है ना, पर हवा ऐसी चली नहीं रही, क्षैतिज चली नहीं रही, डिस्टर्ब ही नहीं हुई, डिस्टर्ब ही नहीं होगे आप। इसीलिए इसे बोलते हैं शांत कटिबंध या डोल ड्रम।
पूछे ना कि डोलड्रम क्यों है, क्योंकि क्षैतिज पवनों की अनुपस्थिति है। क्यों? क्योंकि क्षैतिज पवनों की अनुपस्थिति है, इसलिए इसे डोलड्रम कहते हैं। ठीक है, इनका जन्म होता है और इसीलिए इसे शांत कटिबंध या डोलड्रम, शांत कटिबंध या डोलड्रम, शांत कटिबंध या डोलड्रम कहते हैं। अच्छा, यह तो हो गया आपका एक। अब दूसरा देखते हैं क्या हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात और याद रखना, जैसे यहां पर मैं बता देता हूं, जैसे ये हिस्सा है ना, यहां पर तापमान बहुत है, तो यहां से क्या होता है, यहां से जो वायु है गर्म होकर ऊपर उठती है ना, तो ये कौन सा टेम्परेचर हो जाएगा, ये हो जाएगा लो टेम्परेचर। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी, ऊपर जाके ये ठंडी होगी और ठंडी होकर फिर से नीचे आएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हाई टेम्परेचर। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हाई टेम्परेचर। ये क्या है, ये है लो और ये क्या है, ये है आपका हाई। ठीक है, जो ठंडा है वो उच्च दाब बनाता है, जो गर्म है वो निम्न दाब बनाता है। ठीक है, चलिए दूसरा कौन सा है, दूसरा है आपका उपोष्ण उच्च वायुदाब। उपोष्ण उच्च वायुदाब, ये क्या है, ये है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ। कहने का मतलब क्या है, मतलब है ये आपका हो गया 10, ये डोलड्रम है, इसे निम्न कटिबंध बोलते हैं। ठीक है, इसमें 23.5 तक क्या है, 23.5 तक यहां पर लो टेम्परेचर रहेगा। यहां से जब हम 66.5 तक जाएंगे तो इसके बीच में क्या है, इसके बीच में हाई टेम्परेचर है। ठीक है, क्या है यहां पर हाई टेम्परेचर या उच्च वायुदाब। ठीक है, इसे बोलते हैं उष्ण उपोष्ण उच्च कटिबंध, मतलब ये थोड़ा उष्ण है और थोड़ा उसके ऊपर शीत है, इसलिए इसे उपोष्ण बोल रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ। तीसरा कौन सा है, तीसरा इसका कटिबंध है, देखो निम्न वाला जो विषुवत वाला वो मैंने इसलिए बताया क्योंकि उसमें डोलड्रम नाम का एक कंसेप्ट था जो आपको जानना जरूरी था। इसके बाद जब हम पबने करेंगे ना, इसके जस्ट बाद हम पबने करेंगे, तब आपको ये और भी बेहतर तरीके से जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा क्या है, तीसरा हो जाएगा आपका उपध्रुवीय निम्न वायुदाब। यह कब से कब तक है, तो याद रखिएगा यह है आपका 45 डिग्री नॉर्थ से, सॉरी यार ये 35 है, 23.5 से कितना है, 23.5 से 35 डिग्री। ठीक, 35 डिग्री नॉर्थ और ये कितना है, ये भी आपका 35 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है, ये आपके 66.5 डिग्री नॉर्थ और ये हो जाएगा 45 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ तक। ये क्या है, ये उपोष्ण, ये है उपध्रुवीय। ठीक है, 45 से 66.5। ठीक, अच्छा चौथा कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा आपका ध्रुवीय उच्च वायुदाब। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ध्रुवीय उच्च वायुदाब। ये क्या है, ये है आपका लगभग इसे मानो 66.5 के बाद ही मान लो 70 मान लो, 75 मान लो, 80 मान लो, 80 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ है ना, और 80 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ। इनके बीच में ये 4 वायुदाब कटबंध है लोअर। बेसिकली तुमको क्या याद रखना है, तुमको याद रखना है, ये देखो मोटे मोटे तौर पे देखें, ये 0, ये 30, ये 60 और ये 90। ठीक है, ये क्या है, 30, 60 और 90। ठीक है, ये क्या है, ये है लो प्रेशर, ये क्या है, ये है हाई प्रेशर, ये क्या है, ये है लो प्रेशर और 90 डिग्री ये क्या है, ये है आपका हाई प्रेशर। समझ रहे हो, लो हाई 4 है, पहला लो, दूसरा हाई, तीसरा लो, चौथा हाई। ठीक है, समझ गए, ये इतना डिफिकल्टी में ना जाओ तो 0, 30, 60 और 90 से समझ लेना।
ठीक है, ये बस तुमको इसलिए बता रहा हूं ताकि तुमको याद रहे कि चार वायुदाब कटिबंध है। कटिबंध कितने? 4 वायुदाब कटिबंध है, इसलिए सिर्फ मैं आपको इन्हें बता रहा हूं। ठीक है, अब आते हैं, अब मुद्दे की चीज पर आते हैं, और ये है आपकी पवन, जिन्हें हम बोलते हैं विंड। पवने, पवन या विंड्स, पवने ही सही है। ठीक है, पवने या विंड्स। ठीक, क्या होता है ये, क्या है ये, अब ये देखते हैं। अच्छा देखो, कितने प्रकार की है? पहली है आपकी प्रचलित, या जिन्हें हम बोलते हैं स्थायी पवने। परमानेंट विंड्स। क्या है? पहली तो है आपकी परमानेंट विंड्स। अच्छा, दूसरी कौन सी है? दूसरी है आपकी सामयिक, मतलब समय के अनुसार चलने वाली, या मैं कहूं मौसमी पवनें, जैसे कि आपकी मानसून है ना, इन्हें हम बोल सकते हैं सीजनल। सीजनल विंड्स। तीसरी, टोटल 3 प्रकार की पवनें हैं जो पृथ्वी पर पाई जा रही हैं। तीसरी क्या है? तीसरी है आपकी स्थानीय विंड या स्थानीय पवनें, जिन्हें हम बोलते हैं लोकल विंड्स। क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है आपका लोकल विंड्स। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये कितनी हो गई? ये हो गई आपकी 4। कितनी? ये हो गई, ये हो गई आपकी 3 प्रकार की पवनें। ठीक है, क्या हो गई? ये हो गई आपकी 3 प्रकार की पवनें। अच्छा, एक बात और जो आपको यहां याद रखनी है, और वो क्या है? वो ये है कि याद रखिएगा, जो यहां पर हम पढ़ेंगे, जैसे आपकी प्रचलित पवनें हैं या जो आपकी परमानेंट पवनें, ठीक है, इनके बारे में याद रखना। जैसे कि आपकी व्यापारिक पवनें, परमानेंट पवनों का मतलब है ये किसी भी दशा में बदलती नहीं है, इनका हमेशा से वही एक रूट रहा है जो रूट इनका पहले था, इनका रूट नहीं बदलता, ये आपको रखना है ना। या जिन पवनों का रूट पूरे साल नहीं बदलता, वो पवनें आपकी स्थानीय या आपकी कह सकता हूं प्रचलित पवनें कहलाती हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब देखना यह है कि ये किस किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, किस किस डिग्री के बीच में ये पाई जाती है। ठीक है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बनाया था, जैसे मान लो ये क्या है? ये है पृथ्वी। ठीक है, ये क्या है? ये है आपका 0 डिग्री। ये क्या था? ये था आपकी 30 डिग्री। और ये क्या है? ये है आपका 30 डिग्री। ठीक है, ये देखा था, ये क्या था? ये था 60 डिग्री। ये देखा, ये क्या है? ये है 60 डिग्री। ये है आपका 90 डिग्री और ये है आपका 90 डिग्री। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था वायुदाब के बारे में कि ये क्या है? ये है लो प्रेशर। ठीक है, ये क्या है? ये है हाई प्रेशर। ये क्या है? ये है आपका हाई प्रेशर। ये क्या है? ये है आपका लो प्रेशर। ये क्या है? ये है आपका लो प्रेशर। ये क्या है? ये है आपका हाई प्रेशर। और ये क्या है? ये है आपका हाई प्रेशर। ठीक है, देखो, गर्म से ठंडे की ओर वायु क्या करती है? गति करती है। ठीक है, ठंडे से गर्म से ठंडे की ओर। कहने का मतलब क्या है? देखो, इससे पहले हो सकता है शब्दों में हेरफेर हुआ हो, या हो सकता है मैंने कुछ उल्टा बोला हो, उसको अभी हम क्लियर करेंगे बाकायदा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है, जैसे आपने संवहन में देखा था कि एक पतीला है ना, वो गर्म हो रहा है, ये जो है ये गर्म हवा ऊपर उठ रही है ना, और इस गर्म हवा की जगह लेने के लिए कौन आ रही है? गर्म हवा की जगह लेने के लिए जो है ये ठंडी हवा गर्म हवा की जगह लेने को आ रही है। जैसे ये क्या है? ये है आपकी गर्म और ये है आपका ठंडा एरिया। ठीक है, यहां पर अगर कोई वायु है ना, किसी तरह की वायु है, अगर ये गर्म होती है, जब ये गर्म होती है तो ये ऊपर की ओर उठती है ना, किसकी ओर? ऊपर की ओर। और जो यहां पर ठंडी वायु है ये गर्म की ओर आती है। तो याद रखना, जो भी विंड होगी वो हाई से किस ओर जाएगी? लो तक जाएगी। तो इससे पहले अगर मैंने कुछ उल्टा बोला है, जो कि मुझे लगता है बोलते बोलते मुझे ध्यान नहीं रहा है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। यह है कि अगर जो वायु है, वो जो पवन है, बेसिकली वो कैसे चलेगी? वो ठंडे से गर्म की ओर चलेगी, यानी कि हाई से लो की ओर चलेगी। हाई से लो की ओर चलेगी। क्यों?
क्योंकि जो हाई है इसे लो की जगह लेनी है। लो की जगह क्यों लेनी? क्योंकि लो जो है वो अपनी जगह से उठ गया है, वो वहां पर नहीं है, वो जगह खाली हो गई, तो उस जगह को भरने के लिए हाई उसकी जगह जाएगी। समझ में आया? मतलब ये यहां पर गर्म हवा का क्षेत्र था, गर्म होकर ये ऊपर उठ गई, यानी कि ट्रांसफर हो गई। इस जगह, इस खाली जगह को भरने के लिए ठंडी हवा यहां आएगी, और ठंडी हवा फिर गर्म होगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर यहां से ये ठंडी आएगी। ये क्या है? ये है आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाला कार्यक्रम। इसमें क्या होता है, याद रखना, हाई प्रेशर से हवा जो है ये लो प्रेशर की ओर जाती है। क्या होता है? हाई प्रेशर से ये लो प्रेशर की ओर जाती है। अच्छा, मैंने यहां बताया था कि संवहन होता है क्योंकि तापमान बहुत अधिक है। तो यहां पर जो हवा है ये क्या होगी, ये धीरे धीरे गर्म होकर ऊपर उठेगी, ऊपर से ठंडी होकर धीरे धीरे नीचे आएगी, है ना। इसमें जो हवा है वो कैसे चलेगी? वो चलेगी हाई से लो की ओर। क्या होगी ये चलेगी हाई से लो की ओर। ये क्या है? ये है इसकी दिशा। क्या है? ये है इसकी दिशा। तो सबसे पहली जो पवनें हैं, और इन पवनों को क्या कहते हैं? इनको कहा जाता है व्यापारिक पवनें। ये जो पवन है इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें बोलते हैं हम व्यापारिक पवनें, अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रेड विंड्स, या इन्हें हम बोलते हैं पूर्वी पवनें, या हम बोलते हैं ईस्टर्लीज। मतलब पूरब की ओर से आने वाली पवन। ये क्या है? इनके ये एक्चुअल में पूरब से पश्चिम की ओर चल रही हैं, मोटे मोटे तौर पर, है ना। बेसिकली ये ऐसी नहीं है, ये कुछ हवाएं ऐसी चलती हैं, है ना, पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक, तो ये याद रखिएगा, इसलिए इन्हें ईस्टर्लीज पवनें भी कहा जाता है। ठीक है, पहली क्या हो जाएगी? पहली हो जाएगी आपकी व्यापारिक या सनमार्गी पवनें। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ट्रेड विंड्स। क्या हो जाएंगी? ये हो जाएंगी आपकी ट्रेड विंड्स। ठीक है, किस अक्षांश से किस अक्षांश के बीच पाई जाती हैं? तो याद रखिएगा 0 से 30 डिग्री नॉर्थ और 0 से 30 डिग्री साउथ के बीच में ये पाई जाती। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा ये किस ओर से किस ओर चलती हैं? उपोष्ण कटिबंध से भूमध्य सागर की ओर। याद रखिएगा, ये हाई टू लो वाला हमेशा याद रखना। ठीक है, क्योंकि जब हम धाराएं पढ़ेंगे तब भी काम आएगा। ठीक, ये क्या होता है? ये होता है आपका उपोष्ण, किस ओर से किस ओर? उपोष्ण उच्च वायुदाब, यानी हाई प्रेशर से भूमध्य रेखीय निम्न दाब की ओर गति करती हैं। अच्छा, इनकी एक्चुअल दिशा देखी जाए तो क्या है? इनकी एक्चुअल दिशा क्या है? अगर हम एक्चुअल दिशा इनकी देखने लग जाएं या लिखने लग जाएं तो क्या है? अगर इसे हम यूं देखें तो ये यहां से चल रही है इस ओर। ये क्या है? ये है उत्तर पूर्व। क्या है? उत्तर पूर्व से किस ओर? तो याद रखिएगा ये है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, लेकिन किसमें? उत्तरी गोलार्ध में। इतना हिस्सा ही उत्तरी गोलार्ध का ही तो है, दक्षिणी गोलार्ध का थोड़ी है। ये इस ओर से इस ओर उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में इस ओर से इस ओर है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में इस ओर से इस ओर चल रही है, यानी कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। कौन से गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में। क्या है इसकी दिशा? दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा है दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इन्हीं पवनों को, ये जो पवन है, इन्हीं पवनों को इन्हीं पवनों को पहले यूरोपीय जो है क्या करते थे? यूज करते थे अपने व्यापार के लिए। व्यापार के लिए मतलब जहाज को जो है इन्हीं जो गति है, जो हवा की गति है, इसमें डालते थे और इसी के सारे जो है एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। ठीक है, इन्हीं पवनों के सहारे
इन्हीं पवनों के सहारे यूरोप के व्यापारी व्यापार करते थे। व्यापार करते थे मतलब करते थे, व्यापार करते थे मतलब, व्यापार करते थे मतलब एक तरह से कहे ना, एक जगह से व्यापार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा, है ना। और इन्हें इस पवन का ज्ञान था, क्यों? क्योंकि ये कभी बदलती नहीं, ये हर पूरे साल एक ही दिशा में चलती है ना। तो जाहिर सी बात है, इन्होंने अपना जो भी कश्ती वगैरह होगी नदी में या समुद्र में डाली, अपना वो जो टेंट सा खुलता है ऊपर, आपने देखा होगा यूं इस तरह का, है ना, खोला, पता चला इस ओर से इस ओर हवा चल रही है, तो इन्होंने अपना टेंट लिया और ये इस तरह का, यहां से ये हवा टकरा रही है और हवा जो है अपने टकराव से इस जहाज को आगे की ओर बढ़ा रही है कि नहीं? समझे? इस सहारे समझ में आया ना? कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये, जैसे आपने ये जहाज देखा हुआ है ना, यहां पर ये ऐसा लगा होगा, अब ये इन्होंने एक बंद इस तरह से खोल दिया यूं, है ना, ताकि अगर हवा आए तो इससे टकराए, और जब हवा इससे टकराएगी तो हवा अपने साथ लेके जाएगी, तो हवा जब इससे टकराती थी तो ये इस दिशा में जाता था। तो ये व्यापारी जो है इसका उपयोग करते थे व्यापार के लिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी की गति क्या है? यहां से हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो, ठीक है। तीसरे की क्या हो जाएगी? तीसरे की भी हाई से लो, हाई से लो, यानी कि ये हाई से लो, ठीक है। अब इसकी और इसकी दिशा समान है, ठीक, और ये विपरीत है, मतलब कुल मिलाकर दिशा देख लो, क्योंकि ये हम लिखने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार मैं ये चित्र बनाने वाला नहीं हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। दूसरा, दूसरा क्या है? दूसरी है आपकी पछुआ पवने, है ना, जिन्हें हम बोलते हैं वेस्टर्लीज। क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं वेस्टर्लीज। किस हिस्से में पड़ती हैं? 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 60 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से लेके 60 डिग्री साउथ, है ना। ये क्या कर रही है? ये पश्चिम की ओर से चल रही है ना। क्या है? ये पश्चिम की ओर से चल रही है, इसलिए इन्हें कहते हैं वेस्टर्लीज। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? इसलिए इन्हें कहा जाता है आपका वेस्टर्लीज। किस ओर से किस ओर? तो याद रखिएगा, उपोष्ण उच्च वायुदाब से, उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर, ठीक। अच्छा, दूसरा याद रखिएगा, इनका विकास या सबसे बेहतर विकास इनका किस अक्षांश पे होता है? तो याद रखिएगा, सर्वाधिक विकास इनका किस अक्षांश पे है? तो याद रखिएगा, ये 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच, है ना। इसीलिए इन्हें 40 लैटिट्यूड पे कहते हैं आपका, जैसे अश्वक्षांश थे ना, या सॉरी इसे ऐसे कहें कि 40 से 60 के बीच में क्या कहते हैं? गरजता 40 डिग्री को, प्रचंड 50 डिग्री को, और चीखता 60 डिग्री को, है ना। क्यों? क्योंकि इनकी जो प्रबलता है ये 40 से 60 के बीच में ही है। इतनी तेज हवाएं चलती हैं कि इनके रास्ते में कोई नहीं आ सकता, है ना। और अगर कोई इनके रास्ते में आया, चाहे इनकी गति के विपरीत, अगर गति के विपरीत आया तो इसे नष्ट कर देती हैं, गति की दिशा में आया तो बहुत ज्यादा तेज अपने साथ बहा के ले जाती हैं, ठीक। तो ये याद रखिएगा। अच्छा, क्या बोलते हैं? गरजता 40 डिग्री, प्रचंड 50 डिग्री, और चीखता 60, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अंग्रेजी में याद रखिएगा, अगर पूछा जाए तो ये है रोरिंग 40s। क्या है? रोरिंग 40s। ये है फ्यूरियस 50s।
क्या है? ये है फ्यूरियस 50s और ये क्या है? ये है आपकी स्क्रीमिंग 60s। ठीक, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, तीसरा क्या है? तीसरा है आपका ध्रुवीय पवन, है ना, जिन्हें क्या बोलते हैं? जिन्हें बोलते हैं पोलार विंड्स। क्या बोलते हैं? इन्हें कहा जाता है आपका पोलार विंड्स। ये याद रखिएगा। कब से कब तक, कहां से कहां तक? तो ये 60 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ। ठीक, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, याद रखिएगा जो ध्रुवीय उच्च वायुदाब से ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर, ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर ये चलती हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है। एक बात और, ये जो हिस्सा है, जैसे ये इधर और ये इधर, ये ना मतलब यहां मैं बता दे रहा हूं, इस हिस्से पर मिलती हैं, है ना, और इस हिस्से पर मिलके जो है ये क्या करती हैं? इस हिस्से पर मिलके ये चक्रवात और प्रतिचक्रवात, चक्रवात और प्रतिचक्रवात का निर्माण ये करती हैं। ठीक है। अब मैं मिटा दे रहा हूं जो भी मैंने बनाया है। ठीक, ये क्या करती हैं? तो याद रखिएगा, ध्रुवीय पवनें पछुआ पवनें, पछुआ पवनों से मिलकर, पछुआ पवनों से मिलकर चक्रवातों तथा प्रतिचक्रवातों, प्रतिचक्रवातों का निर्माण या इनको उत्पन्न करती हैं। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। ये हो गया आपका एक प्रकार कौन सा? स्थायी पवनों का। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका एक प्रकार स्थायी पवनों का। दूसरा प्रकार कौन सा है? दूसरा आपको याद रखना है, ये है सामयिक और मौसमी पवनें। हमारे मतलब कि एक ही पवन है जो हम यहां पर पढ़ेंगे, और वो कौन सी है? वैसे हैं तो 3-4, पर एक मतलब चलो सभी पढ़ लेते हैं ना, छोड़ो एक दो क्या। जैसे इसमें एक जो पवन आएगी वो आएगी आपकी मानसूनी पवन। कौन सी? मानसूनी पवन। दूसरी जो पवन इसमें हम पढ़ेंगे वो क्या है? वो है आपकी स्थल व समुद्र समीर। स्थल व समुद्र समीर। ठीक है। सी अगर हम बात करें तो ये क्या है? ये है आपकी पर्वत समीर व घाटी समीर। पर्वत समीर व घाटी समीर। ठीक है। अच्छा, यहां पर पहले एक आध इमेज देख लो, जिससे कि तुम्हारी आत्मा को शांति सी मिल जाए, ताकि तुमको दिक्कत ना हो, है ना, कुछ जानने समझने में। ठीक, ये जो वेस्टर्लीज जो मैंने बताई थी, ईस्टर्लीज जो मैंने बताई थी, इसमें बहुत कुछ है, वो सब आपको नहीं देखना है, बस आपको ये देखना है कि कौन सी गति किस ओर है। ठीक है। एक तो हो गया आपका ये। ठीक, दूसरी चीज जो आपको देखनी है वो इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है? वो है आपका ये क्या है? ये है आपका मानसून।
जून जुलाई में, गर्मियों में मानसून इस ओर से इस ओर आता है ना। सर्दियों में ये लौटता है, यानी कि इस ओर से इस ओर। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये दो इमेज आपको याद रखनी है। ठीक, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? अब सबसे पहले हम देखेंगे आपकी मानसूनी पवन ए। मानसूनी पवन क्यों होता है? यह होता है बेसिकली मौसमी पवन है ना, क्योंकि अभी मानसून का मौसम शुरू होगा आपका जून से, है ना। तो सूर्य जो मैंने बताया था गति करता है नीचे से ऊपर की ओर, है ना, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के में मूव करता है। तो जून में जब जून तक ये जो है आपका 23.5 डिग्री तक होगा। तो होता यह है जैसे आपका ये अपना भारत है, सूरज जब जून होगा तो लगभग लगभग यहां होगा, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ना, या ये मानू, या इसके अलावा ये जो आपका तिब्बत का पठार है, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये गर्म हो जाएगा और गर्म होने के कारण ये बनाएगा लो प्रेशर। क्या बनाएगा? ये बनाएगा लो प्रेशर। ये क्या है? ये है हिंद महासागर। क्या है? ये है हिंद महासागर। इसके मुकाबले ये बहुत ठंडा है, यानी कि ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा हाई प्रेशर। तो जून के समय में जो पवन है वो हाई से किस ओर चलेगी? हाई से चलेगी लो की ओर। किसकी ओर? हाई से चलेगी लो की ओर। और ये क्या है? ये बनता है कारण। ये मैं अपने भारत को परिप्रेक्ष्य में रख के कह रहा हूं, ठीक है। बाकी पूरे विश्व को देखोगे तो पूरा ये ऑस्ट्रेलिया तक जाएगा मामला, और ये पूरा ऊपर चाइना वाइना तक जाएगा पूरा मामला, चाइना मंगोलिया तक, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ भारत को परिप्रेक्ष्य में रख के कह रहे हैं। तो ये आपका तिब्बत का पठार, और ये हाई और ये लो, तो यहां से इस ओर जो है ये पवन गति करेगी, ठीक है। और यही हमने इसमें देखा है। इसमें जो हवा है वो इंडियन ओशियन से जो है भारत की ओर, या जो इसके ऊपर तिब्बत का पठार जो है इस ओर आ रही है, ठीक है। ये क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं, ये जो ऋतु होती है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ये जो पवन बनती है ऋतु परिवर्तन के कारण, इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं हम मानसूनी पवन, ठीक है। अच्छा, पहला तो याद रखना है ऋतु परिवर्तन। क्या है? ऋतु परिवर्तन के कारण अपनी दिशा को उलट देती है ना। पहले चाहे कोई और दिशा हो, लेकिन जब यहां लो बनता है और यहां हाई होता है तो ये अपनी दिशा को क्या कर देती है? दिशा को बदल देती है। फिर बदलेगी सर्दी के टाइम पर, फिर बदलती है ना। तभी तो सर्दियों में तमिलनाडु में मानसून की वजह से वर्षा होती है, ठीक। अच्छा, दूसरा, गर्मी में क्या होता है? समुद्र से स्थल की ओर तथा सर्दी में या शीत ऋतु में, सर्दी लिख देता हूं, ठीक है, सर्दी में स्थल से समुद्र की ओर यह गति करती है। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब क्या था, है ना, ये यहां से पहले इस ओर जा रही थी क्योंकि यहां बन रहा था लो, यहां बन रहा था हाई। लेकिन सर्दी है, सूरज यहां पर था पहले, अब मतलब वहां से हिलकर कहां आ गया? नीचे मकर रेखा की ओर, यानी कि इंडियन ओशियन में। तो इंडियन ओशियन में आ गया तो सूर्य की किरणें यहां सीधी पड़ रही, यहां क्या बन गया? लो। हाई की जगह क्या हो गया? यहां हो गया लो। और यहां क्या हो गया? यहां सूर्य की किरणें कम हो गई, यानी कि लो की जगह हो गया हाई। और अब पवन हाई से चलेगी किस ओर? लो की ओर। अब किधर चलेगी? अब चलेगी हाई से लो की ओर। इसे बोलते हैं लौटता मानसून। क्या बोलते हैं? और ये यहां पर तमिलनाडु में जम के वर्षा करती है मानसून की वजह से। ये क्या है? इसे कहते हैं आपका लौटता हुआ मानसून। क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं लौटता हुआ मानसून, ठीक है। इस जो मानसूनी पवन है इसकी उत्पत्ति किस किस के बीच में होती है? तो याद रखिएगा, उत्पत्ति कर्क बा मकर, कर्क बा मकर रेखाओं के बीच, कर्क और मकर रेखाओं के बीच व्यापारिक पवनों द्वारा,
ऊपर जब गया था, जब मानसून आ रहा था भारत में, तब सूरज कहां था? तिब्बत के पठार पर। लौट रहा है तो कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि इंडियन ओशियन में। ठीक है, तो ये कर्क और मकर रेखा के बीच में है, और जो व्यापारिक पवनों की पेटी है इसके मध्य, पेटी के मध्य जो है ये पवनें विकसित होती हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, अगर देखा जाए जो मानसून है इसका क्षेत्र क्या क्या है, तो इंडिया तो इसका क्षेत्र है ही, क्योंकि हमने इसके परिप्रेक्ष्य में पढ़ा है। इसके अलावा याद रखिएगा पाकिस्तान, म्यांमार, ये सभी इसका फायदा लेते हैं। मैंने कहा था ना बड़े परिप्रेक्ष्य में। श्रीलंका, कौन सा? इंडिया, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, अरेबियन सी, अरेबिक सी, ये भी इसी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि गुजरात से भी मानसून एंटर करता है ना। कई बार अगर मानसून का तुम प्रॉपर मैप देखोगे तो उस पर लिखा होता है 5 जून को यहां होगा, 10 जून को यहां से हवा जाएगी, 15 जून को यहां पर, जुलाई में वहां होगी, अगस्त में वहां से लौटना शुरू कर देगी, ये सब। ठीक है, अगर आप अच्छे से देखेंगे उसे तो। ठीक है, इसके अलावा आपका बे ऑफ बंगाल, इसके अलावा याद रखिएगा साउथ ईस्ट एशिया, है ना। इसके अलावा नदर्न ऑस्ट्रेलिया, मतलब उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा साउथ चाइना, क्या? इसके अलावा याद रखिएगा साउथ चाइना और जापान, और भी देश है, पर ये क्या है? ये मानसून के क्षेत्र में आते हैं। ये क्या है? ये बड़े बड़े देश हैं, या जो आपको जानने जरूरी है, ये मानसून के क्षेत्र में आने वाले देश हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अच्छा, पहली हो गई। दूसरी कौन सी पवनें थी? तो दूसरी जो इसी में थी वो थी आपकी स्थल समीर। कौन थी? स्थल समीर। देखो, मतलब जो स्थल और जल समीर थी ना, स्थल और समुद्र समीर, इनमें स्थल समीर के बारे में पहले देखते हैं, है ना। ये कब चलती है? तो याद रखिएगा रात्रि के समय। क्या समय है इनका? इसका समय है रात्रि के समय। चलती किधर है? स्थल से समीर की ओर, समुद्र की ओर, है ना। कहने का मतलब क्या है? ये शहर है, शहर की ये बिल्डिंग है ना। पूरे दिन सूरज यहां चमका है, जिसकी वजह से ये बनाता है लो प्रेशर। ठीक है, क्या बनाता है? जिसकी वजह से ये बनाता है लो प्रेशर। ठीक है, ये इसे गर्म कर रहा है। ये क्या है? ये है समुद्र। ठीक है ना। समुद्र धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है ना। समुद्र क्या होता है? समुद्र धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। स्थल जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। स्थल जो है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। दिन में ये लो बनाता है, ये हाई बनाता है। क्यों? क्योंकि ये गर्म है, इसके मुकाबले ये ठंडा है। क्या? समुद्र ठंडा है। लेकिन जैसे ही सूरज जाता है, जैसे ही रात होती है, ये एकदम जो गर्म तेजी से हुआ, ठंडा भी तेजी से हो जाता है। और समुद्र धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। यानी कि इसके मुकाबले इसका प्रेशर क्या होगा? इसका प्रेशर होगा लो। और हवा किधर चलेगी? हवा चलेगी इस ओर, लो से हाई की ओर, समुद्र से स्थल की ओर। ठीक है। रुको, कहां है? रुको रुको रुको, रुक जाओ, वेट अ मिनट। रुको, कोई बात नहीं, यहां पर हम कर ही रहे हैं ना। ठीक, रात के समय ये है हाई, वो है लो। हाँ सॉरी, क्या बोल रहा हूं, लो से हाई थोड़ी चलती है, हाई से लो चलती है ना। अभी अभी हमने देखा था जो पवन है वो किधर से चलती है? हाई से लो की ओर। ये क्या हो गया? ये हाई, और हाई से चलेगी किस ओर? लो की ओर। यानी कि स्थल से
समुद्र की ओर ये चलती है। ठीक है, हाई से हवा किधर चलेगी, हाई से लो की ओर चलती है पवन, यानी कि ये शहर से समुद्र की ओर चलेगी। ठीक है, स्थल से समुद्र की ओर ये चलती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा तीसरी चीज जो आपको इसके बारे में याद रखनी है, इसके निर्माण का कारण क्या है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि स्थलीय और जलीय सतह के ऊष्मन के कारण। लिख दूं क्या, मतलब इन दोनों के गर्म होने के कारण, पर लिख देता हूं मैं निर्माण, है ना, स्थलीय व जलीय सतह के ऊष्मन व शीतलन, ऊष्मन व शीतलन प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, ये क्या, ये हाई से लो की ओर चलती है। ठीक है, ये कब चलती है, रात के समय में। इसी की एक और जो दूसरी पवन है वो क्या है, वो है आपकी समुद्र समीर। और याद रखिएगा इसका समय काल है एक, ये सूर्योदय से पहले पहले तक है। जैसे सूर्योदय होने को होता है, ये जो पवन है ये नष्ट होना शुरू हो जाती है। याद रखिएगा सूर्योदय के जो बाद, सूर्योदय के बाद और आपका मतलब सूर्योदय, सूर्य क्या बोला मैंने, रुको एक मिनट, ये जो पवन है ये सूर्योदय मतलब सूर्योदय से लेके दोपहर तक, इसके बीच में ये जो पवन है ये नष्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि दोपहर के बाद से फिर समुद्र समीर चलती है। ठीक है, समुद्र समीर का क्या है, तो याद रखिएगा ये दोपहर के बाद चलती है। कितना समय इसका, दोपहर के बाद चलती है और सूर्यास्त तक ये समाप्त हो जाती है ना, क्योंकि उसके बाद से फिर स्थल समीर चलती है। क्यों, क्योंकि ठंडा गर्म वाला मामला। ठीक है, अब देखो दिन में जब यहां पर सूरज पड़ रहा है, ठीक है, दिन में जब सूरज पड़ रहा है तो ये जल्दी गर्म होगा हाई, और ये धीरे धीरे गर्म होगा, यानी कि सॉरी जल्दी गर्म होगा लो, धीरे धीरे गर्म होगा यानी कि हाई, यानी कि जो हवा है वो इस ओर से इस ओर चलने वाली, यानी कि हवा इसमें किधर चलती है, हवा इसमें चलती है आपकी समुद्र से स्थल की ओर। क्या चलती है, इसमें जो हवा की दिशा है ये क्या है, ये है आपकी समुद्र से स्थल की ओर। ठीक है, अच्छा निर्माण का कारण सेम ही है, लिख देता हूं निर्माण। अच्छा जो स्थल समीर है इसे याद रखिएगा लैंड ब्रिज भी बोलते हैं, अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं, लैंड ब्रिज, और इसे बोलते हैं सी ब्रिज। सेम एज लैंड ब्रिज, मतलब वही कि स्थलीय व जलीय सतह के ऊष्मन व शीतलन प्रक्रिया के द्वारा जो है इसका निर्माण होता है। ठीक है, अच्छा इसका प्रभाव कब तक रहता है, जो इसमें मैंने बताया, लिख देता हूं ना, तुमको बाद में दिक्कत होगी, इससे अच्छा लिख ही लेता हूं। प्रभाव क्या होता है, तो प्रभाव याद रखिएगा इसका जो प्रभाव है ये सूर्योदय सॉरी दोपहर से सूर्यास्त तक। दोपहर से क्या हो जाएगा, दोपहर से सूर्यास्त तक, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसका प्रभाव सूर्योदय के बाद तथा दोपहर तक पूर्णतः नष्ट। पूर्णतः नष्ट मतलब ये जब सूर्योदय होगा तब से लेके दोपहर तक, इसके बीच में पूरी तरह से जो है दोपहर आते आते ये पूरी तरह से क्या हो जाएगी, पूरी तरह से ये समाप्त हो जाएगी। ये है आपकी, मतलब हमने दो कर ली थी, तीसरा है ये, है ना। तीसरा मतलब कितनी प्रकार की पवनें पाई जाती हैं, तो एक आपकी परमानेंट थी, एक आपकी सामयिक थी, समय के अनुसार जो चलती हैं, जैसे मानसून
और आपका स्थल समीर, और एक है आपकी स्थलीय स्थानीय यानी कि लोकल विंड्स। तो जो तीसरा आज है जो हम करने वाले हैं ये क्या है, ये है आपका स्थानीय पवनें या लोकल विंड्स, है ना। स्थानीय पवनें या लोकल विंड्स, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये जो स्थानीय लोकल विंड्स है, जैसे अब गर्मियों का समय है तो लू चलेगी, है ना, गर्मियों में ही चलती है। और ये लोकल विंड्स है उत्तर भारत में ही चलेगी, ऐसा नहीं है कि दक्षिण में भी चलेगी, है ना, उत्तर भारत में ही चलेगी लू, और पाकिस्तान के एरिया में चलेगी लू, है ना। ये स्थानीय विंड्स हैं। इसी तरह की गर्म और ठंडी पवनें अलग अलग देशों में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में कुछ कुछ हिस्सों में चलती हैं, इसलिए इन्हें लोकल विंड्स कहते हैं। कैसे या किस तरह ये निर्माण होता है इनका, किस तरह से ये बनती हैं, तो याद रखिएगा इनका निर्माण होता है तापमान व वायुदाब के, तापमान व वायुदाब के स्थानीय अंतर के कारण, तापमान व वायुदाब के स्थानीय अंतर के कारण इनकी उपस्थिति होती है, या मैं कहूं ये उत्पन्न होती है, उत्पन्न लिख देता हूं सही रहेगा, है ना। वायुदाब व तापमान में स्थानीय अंतर के कारण, जैसे आपने स्थल समीर देखी होगी, है ना, देख रहे थे ना कि ये तापमान इसका ज्यादा है इसका कम है ना। तो हाई से लो मतलब जिसका तापमान कम है और जिसका ज्यादा है, कम तापमान से ज्यादा तापमान की ओर वायु चल रही थी, है ना, मतलब सॉरी दाब, जो उच्च दाब और निम्न दाब था, है ना। हाई टेम्परेचर से, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या चल रही थी, विंड चल रही थी, है ना। तो इन्हीं में जो स्थानीय अंतर होता है तापमान में और वायुदाब में, इसके कारण ये उत्पन्न होती हैं, ये याद रखिएगा। दूसरा, ये पवनें क्षोभ मंडल के निचले स्तर पर, ये पवनें क्षोभ मंडल की निचली परत तक सीमित रहती है ना। ये जो क्षोभ मंडल है इसकी निचली परत तक ही सीमित है, ये आपको याद रखना है ना। ऐसा नहीं है कि क्षोभ मंडल के ऊपर तक ये जा रही है, ऐसा कुछ नहीं। जो निचली परत है वहीं तक ये सीमित है, इससे ऊपर सीमित नहीं है, मतलब इससे ऊपर ये जाती नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्षोभ मंडल में हमने निचली परत और ऊपरी परत देखी थी ना, उम्मीद करता हूं आपको याद होगी। तो वो निचली परत तक ही ये रहती है, ठीक है। कौन कौन सी, अगर एग्जाम्पल के लिए इन पवनों को देखा जाए तो जैसे लू जो कि भारत में चलती है ना, कौन सी, लू भारत में है, ठीक है। एक है आपकी हरमट्टन अफ्रीका में, ठीक भाई। आपकी बात करूं मैं सिरोको अफ्रीका में, है ना। ये क्या है, ये एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं कौन सी जो पवन है वो कहां चलती है। पहला, गर्म पवनों से हम शुरू करते हैं, जैसे चिनूक, ये रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर दक्षिण कोलोराडो के दक्षिण भाग से लेकर उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक, बेसिकली क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका में चलती है, ये गर्म और शुष्क हवा है, ठीक है। फोन, ये आल्प्स पर्वत यानी कि जो मेडिटेरियन सी है इसके ऊपर का जो हिस्सा है वहां पर चलती है, ये आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल पर प्रवाहित स्विट्जरलैंड की सर्वाधिक प्रभावित करने वाली है, ये भी गर्म और शुष्क है। बस आपको यहां जो याद रखना है, बहुत सा चीजें आपको याद नहीं रखनी, आपको याद रखना है चिनूक यूएसए और कनाडा में बहती है, ठीक है। या आप द्वीप याद रख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका। फोन यूरोप की है, ये आपको याद रखना है। या आप ये रख सकते हैं याद कहां पर है, ये आल्प्स पर्वत पर और स्विट्जरलैंड, रॉकी पर्वत, आल्प्स पर्वत और नीचे ये स्विट्जरलैंड, गर्म और शुष्क हवा है। इनकी लोकेशन भी हम देखेंगे, इसके बाद हम इसकी लोकेशन देखेंगे तो टेंशन नहीं लेनी है। सिरोको सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर चलती है। मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया, इटली, स्पेन देश इससे प्रभावित है और गर्म शुष्क और रेतीली हवा है ये, ठीक है। ब्लैक रोलर, यह उत्तरी अमेरिका के मैदानों में चलती है, यह भी गर्म एवं शुष्क हवा है। यामो जापान में प्रवाहित होती है, गर्म और शुष्क हवा। टेम्पोरल, मध्य अमेरिका मतलब ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका, ठीक। ये क्या है, ये साउथ अमेरिका। इस हिस्से को क्या बोलते हैं, इस हिस्से को बोलते हैं मध्य अमेरिका। यहां पर ये चलती है। मानसूनी स्थानीय पवन है, ये भी क्या, ये भी मानसूनी पवन है, जैसे हमने देखी थी ना अपनी सामयिक पवन, उसी तरह की है, लेकिन ये स्थानीय है। मानसूनी स्थानीय
पवन है। मतलब बेसिकली ये है कि इस हवा के साथ वर्षा भी होती होगी, है ना, बाकियों के साथ वर्षा नहीं होती है। इसे मानसूनी हवा इसलिए कहा गया है और ये स्थानीय है। देखो एक बात और समझो, इससे पहले जो हमने किया था मानसूनी को हमने कौन सी हवाओं के रूप में किया था, सामयिक या मैं एक तरह से कहूं मौसमी पवनें, है ना, सामयिक पवनें या मौसमी पवनों के रूप में किया था। लेकिन वो एक बड़े एरिया को इफेक्ट कर रही थी, ये एक बहुत बड़े एरिया को इफेक्ट नहीं करती हैं, है ना। ये जो वो थी वो एक जो मौसमी पवनें थी वो एक मौसम, एक सर्टेन मौसम में जो है उत्पन्न होती हैं, ठीक है। ये मानसूनी पवन इसलिए क्योंकि इसके साथ वर्षा भी होती होगी, लेकिन ये क्या है, लेकिन ये स्थानीय पवन है, ये याद रखिएगा, ठीक। आगे सिमुम अरब रेगिस्तान में बहने वाली पवन है, गर्म और शुष्क है। सामुन ईरान में गर्म और शुष्क। सामल मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी में गर्म शुष्क और रेतीली हवा। हबूब उत्तरी सूडान यानी कि खार्तुम जो जगह है वहां पर यह धूल भरी हवा है। देखो जहां धूल भरी लिखा है इसका मतलब है इसकी हवा जब ये चलती है, साथ में रेगिस्तान वगैरह में आपने देखा होगा जब हवा तेज चलती है तो धूल भी उसके साथ उड़ती है, वो वाला काम, ठीक है। काराबुरान ये मध्य एशिया के तारिम बेसन में प्रभावित है और धूल भरी आंधियां जो है ये चलती हैं, इसमें जब चलती है तो धूल भरी आंधियां इसके साथ बहती हैं, ये याद रखिएगा। हरमट्टन सहारा रेगिस्तान में प्रवाहित अफ्रीका का पश्चिमी तट सर्वाधिक प्रभावित होता है इससे, गर्म और शुष्क हवा है ये। ब्रिक फिल्टर विक्टोरिया प्रांत में, ठीक है। नार्वेस्टर उत्तरी न्यूजीलैंड में। लू उत्तरी भारत और पाकिस्तान में। सांता आना कैलिफोर्निया अमेरिका में, याद रखिएगा, ठीक है। आगे खमसिन मिस्र में। जोंडा एंडीज के मैदानी भाग यानी साउथ अमेरिका में। अर्जेंटीना और उरुग्वे से सबसे ज्यादा प्रभावित है, इसे शीत फोन भी कहते हैं, गर्म एवं शुष्क हवा है ये, ठीक है। अब देखते हैं ठंडी पवनें। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, माफी चाहता हूं, है ना। अब देखते हैं ठंडी पवनें। ठंडी पवनों में क्या है, मिस्ट्रल, ये रोन नदी से भूमध्य सागर की ओर प्रभावित होती है, ठंडी ध्रुवीय हवा है, ठीक है। बोरा एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर, इटली और यूगोस्लाविया। ब्लिजर्ड साइबेरिया क्षेत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। साइबेरिया क्षेत्र याद करो, रसिया का पूर्वी या पूर्वी एशिया वाला भाग, उसे हम साइबेरिया बोलते हैं। नॉन्टे संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिणी क्षेत्र, हाँ इसे मैं गड़बड़ कैसे छूट गया ये, क्या ये संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिणी क्षेत्र है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो मैक्सिको प्रांत में प्रभावित, ठीक है। ठीक। टेम्पेरो अर्जेंटीना और उरुग्वे में प्रभावित। ग्रेगाले दक्षिण यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में प्रभावित। जोरन जूरा पर्वत में प्रभावित, ठीक है। पापागायो मैक्सिमो में मैक्सिको। दक्षिण बर्स्टर न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में। बाइज फ्रांस में, ठीक है। लेवांटर दक्षिणी स्पेन और फ्रांस में, ठीक है। ये हैं पर इंपॉर्टेंट जिनकी हमें लोकेशन देखनी है। उम्मीद करता हूं आप इन्हें देख पा रहे होंगे अच्छे से, लोकेशन आप इनकी देख रहे हैं और आपको अच्छे से दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं, है ना, ये क्या है चिनूक, ये क्या है नॉर्दर, ये क्या है नॉर्वेस्टर या ब्लिजार्ड जिसे बोलते हैं, ये है नोर्टे मध्य विक्रिया की, ये है पंपेरो, ठीक है। ये है बर्ग, ये है हबूब, हरमट्टन, खमसिन। इनका तीर ये दिखा रहा है कि जिस ओर इसकी नुक है उस ओर ये बहती हैं, ठीक है। ये भी याद रखना कि कौन सी किस ओर बहती है। जैसे इसका जो तीर है वो यूं है तो ये नीचे की ओर बह रही है, चिनुक का यूं है तो ये यूं बह रही है, नॉर्वेस्टर का यूं है तो ये यूं बह रही है, ठीक है, समझ गए। अच्छा ये है हरमट्टन, ये है कमसिन, ये है सिरोको, ये है फोन, मिस्ट्रल, लेवेंड, बोरा, ईस्टियंस, हेम, काराबुरान, सिर्फ बुरान, ठीक है। ये है सदरली और ये है आपकी ब्रिक फिल्डर और यहां पर होगी आपकी लू, क्या होगी, यहां होगी आपकी ये लू, ये याद रखिएगा, ठीक। चलिए बहुत अच्छे।
उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा। लोकेशन भी हमने देख ली है, बाकी आपको लिखकर बार बार पढ़ना पड़ेगा इन्हें, तब जाके कहीं बात आपकी बनेगी। तब जाके क्या होगा, तब जाके कहीं आपकी बात बनने वाली है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, अगला जो हम पढ़ेंगे ये है जेट स्ट्रीम। एक पवन और है, ये क्या है, ये है जेट स्ट्रीम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आती है। जेट स्ट्रीम मतलब ये देख रहे हो, कोल्डर वार्मर, जो पेटी है वायुदाब पेटी, ठंडी और गर्म, इन जहां पर ये दोनों पेटियां मिलती हैं वहां ये बनती है। ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में बनती हैं, ये याद रखिएगा। और ये शीतोष्ण और ऊपर ध्रुव दोनों जगह बनती हैं, है ना। ध्रुव पर भी जो है ठंडी और गर्म, जहां भी ठंडी और गर्म दोनों मिलेंगी, जैसे कि क्या, जैसे कि यह आपकी 0 डिग्री पृथ्वी है ना, 30 डिग्री, 30, 60, 60 और 90, यही तो था ना। अब इसमें क्या था, पहली हवा ये है, ये क्या है, ये था आपका लो, लो, हाई, हाई, लो और लो, यही था ना, ये वाला लो। ठीक, ये है हाई और ये है लो। तो यहां से एक, सॉरी, एक ये यूं बहेगी हवा, ठीक है, और एक ये यूं बहने वाली है। यहां पर एक ये यूं हवा बहने वाली है और एक यूं हवा बहने वाली है। ठीक है, यहां पर बताने का पर्पज मेरा मात्र इतना है जो तुम समझ सको। जैसे ये है गर्म, ये है लो, मतलब हाई, मतलब ये है शीतोष्ण, और सॉरी उच्च वायुदाब, ये है आपका निम्न वायुदाब। इनके बीच हिस्से में एक यहां पर जेट स्ट्रीम बनेगी। दूसरा ये है हाई, ये है लो, और एक बनेगी इस जगह पर, है ना, जहां पर हाई लो मिलते हैं वहां पर ये बनती हैं। टोटल 4 जेट स्ट्रीम बनती हैं। एक बनती है ये आपकी यहां पर जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, और एक बनती है एक आपकी ध्रुवों पर। ठीक, तो ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। हाई प्रेशर और लो प्रेशर ये दोनों जहां मिलते हैं, है ना, जैसे ये और ये जहां मिले ये वाला हिस्सा, ये और ये जहां मिले ये वाला हिस्सा, लो और हाई मिले पहला हिस्सा, हाई और लो मिले दूसरा हिस्सा। ठीक, याद रखिएगा, इसे मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं एक्चुअली में ये होता क्या है और ये बनती कहां है। जैसे लू जो था, लू या स्थानीय पवनों को देखे तो ये क्षोभ मंडल के निचली परत पर थे, ये क्षोभ मंडल के निचले परत पर थे, लेकिन ये कहां है, ये है क्षोभ मंडल के ऊपरी परत में। ठीक है, क्षोभ मंडल के ऊपरी परत में, क्षोभ मंडल के ऊपरी परत में बहुत तीव्र गति से, क्षोभ मंडल के ऊपरी परत में बहुत तीव्र गति से चलने वाले सकरे, यह परिभाषा लिख रहा मैं, ठीक है, सकरे नली के रूप में, तो इसे बोलते हैं नलिकाकार, नलिकाकार व विसर्पी पवन, व विसर्पी पवन प्रवाह को क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम कहते हैं, है ना। मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि क्षोभ मंडल के ऊपरी परत में तीव्र गति से चलने वाले नलिकाकार, मतलब नली के आकार का, और सर्पिलाकार और सर्पिलाकार या विसर्पी, सर्पिलाकार या विसर्पी पवन प्रवाह को क्या कहते हैं, इसे जेट स्ट्रीम कहा जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्राप्त होती है। ठीक है, 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये बनती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसकी दिशा कैसी होती है, तो याद रखिएगा इसकी दिशा सदैव होती है पश्चिम से पूर्व। क्या, पश्चिम से पूर्व, दक्षिणी व उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी व उत्तरी गोलार्ध दोनों में, दक्षिणी व उत्तरी गोलार्ध दोनों में
उपस्थित होती है ये, लेकिन ज्यादा स्ट्रांग कहां होती है? तो याद रखिएगा ये उत्तरी गोलार्ध में, इसमें अधिक शक्तिशाली होती है। इसमें क्या होती है? इसमें अधिक शक्तिशाली होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। एक शानदार ओहदा, उम्दा काम, एक जबरदस्त रुतबा, एक अनोखी पहचान आपके पास भी है। इन सभी पदों को प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर, जिसमें आपको मिलते हैं सीबीआई, इनकम टैक्स मंत्रालय जैसे बेहद ही शानदार पद। आप सभी को एसएससी सीजीएल में 100% सिलेक्शन दिलाने का संकल्प लिए हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए संकल्प बैच, जिसमें आपकी सभी क्लासेस एकदम बेसिक से चल रही हैं। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का संकल्प बैच और दे अपने सपनों को एक नई उड़ान। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करिए एसएससी मेकर ऐप और दिए गए नंबर पे कॉल करें।